हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये हमारे संकल्प सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करते हैं PYQs की, जो कि एनटीएससी के अंदर प्रीवियस ईयर में भारत के हर स्टेट से पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए बनाया हुआ है। अमूमन हम जो टॉपिक्स देखते हैं या तो वो पूरा सिविक्स का होता है या हिस्ट्री का होता है, इकोनॉमिक्स का होता है या फिर ज्योग्राफी का होता है। बट क्योंकि लेटेस्टली हमने अभी नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन को डिस्कस किया था, तो ये उसी का एक हिस्सा बोल सकते हो आप, जिसमें हमने अलग अलग स्टेट्स में रिसेंट ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एनटीएससी के अंदर, उनको डिस्कस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दो चार ट्रिकी क्वेश्चंस को छोड़ दो तो बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं अगर आप नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं तो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन से कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, इसको रिप्लेस किया गया किसके थ्रू? ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी जीएसटी काउंसिल या ऑप्शन डी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये पूछा गया था आसाम 2020 में, क्योंकि तुम जानते हो 2021 के अंदर अभी तक ऐसा ना तो 21 और ना 22 में ऐसा कोई कंक्लूजन आया। हालांकि 21 में तो आया, 22 में कोई कंक्लूजन नहीं निकला कि क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 2020 लेटेस्ट था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, अगर जवाब तुम पता है नीति आयोग। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इनमें से कौन नीति आयोग का चेयरमैन होता है? तो आप सभी जानते हो कि नीति आयोग का या फिर प्लानिंग कमीशन का भी जो चेयरमैन हुआ करता था वो देश का प्राइम मिनिस्टर होता था। तो यहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर वुड बी राइट आंसर। ये भी आसाम 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट इज रिलेटेड विथ विच ऑफ दीज? इनमें से कौन से के साथ में आपके मंडल कमीशन की रिपोर्ट जुड़ी हुई है? क्या ये मंडल कमीशन रिजर्वेशन से रिलेटेड है? बीपी मंडल के थ्रू बनाया गया रिपोर्ट था और उनका ग्रुप ऑफ जो पीपल थे उनके थ्रू दिया गया रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? क्या रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस से है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से है, पंचायती राज से है? एंड इसमें बाय मिस्टेक इन ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत आ गया है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो हमारे पास में 3 ऑप्शंस हैं जिसमें से आपको सही चूज करना है। रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लासेस, पंचायती राज, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, केरला 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप सभी जानते हो बीपी मंडल के थ्रू दी गई रिपोर्ट रिलेट करती थी, बताती थी कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं वो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। काफ़ी हमारे यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है और एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी बहुत बैकवर्ड रह रहा है, तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना ज़रूरी है। ये नटशेल में उनका दिया गया जो रिपोर्ट था उसका हमने एक तरीके से ब्रीफ आपको किया। तो ये पूरे तरीके से अपनी रिपोर्ट सेंट्रलाइज करते हैं बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए। सो ऑप्शन ए वुड बी राइट। होपफुली आपने भी इसी को चूज किया होगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? अब वापस से क्वेश्चन आसान 2019 में भी रिपीट हुआ, देखो ऊपर भी रिपीट हुआ था। तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली दिस इकोनॉमी वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। छत्तीसगढ़ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन कि कौन से टाइप की इकोनॉमी प्लानिंग कमीशन के थ्रू इंडिया में एप्लीकेबल की गई थी? सोशलिस्ट है, मिक्स है, कैपिटलिस्ट है या मार्क्सिस्ट है? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हमेशा जो वर्किंग क्लास है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए हमें काम करना चाहिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहती है कि हमारे देश में जिन चीज़ों से मुनाफा हो रहा है केवल उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। मिक्स इकोनॉमी बोलती है, उसके पहले ये भी देख लो, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहती है कि हमेशा आप प्रॉफिट के लिए काम ना करो, समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करो। तो मिक्स इकोनॉमी में ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है। हमारे यहाँ पर हमने स्टार्टिंग का जो फेज़ था हमारा, उस स्टार्टिंग फेज़ में हमने डिस्कस किया था कि मतलब जब से हम आज़ाद हुए उसके बाद से हमने स्टार्ट किया सोशल कैटेगरी को अडॉप्ट करते हुए, बट हमारा बैकवर्डनेस कॉन्टिन्यूसली बढ़ता गया, इसलिए आगे चल करके हमने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया। तो प्लानिंग कमीशन का जो कंसेप्ट था वो मिक्स इकोनॉमी के ऊपर ही सेंट्रलाइज था। तो राइट आंसर वुड बी मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है
जनरल इलेक्शन इज कॉल्ड एज ऑन द डेथ ऑफ एनी मेंबर। क्वेश्चन है कि जनरल इलेक्शन कब होते हैं, किसी मेंबर की डेथ पर होते हैं। ऑप्शन बी, इलेक्शन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन होल कंट्री एंड स्टेट, समय सीमा से पहले हो जाते हैं पूरे भारत में या फिर हर राज्यों में। कंप्लीटिंग 5 ईयर, 5 साल कंप्लीट करने के बाद, या फिर बाद नहीं, कंप्लीट करने पर। और लास्ट ऑप्शन, कोई किसी रीजन से सीट खाली हो जाती है तो। देखो, किसी सीट के रीजन से खाली हो जाए राज्य के अंदर या देश के अंदर, सरकार ना हो, तो ऐसे कंडीशन में उसको भरा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर अगर हट जाता है तो आप सभी जानते होंगे कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है, अगर उसका प्राइम मिनिस्टर हटा है तो लोकसभा में फिर से उनको एक मौका दिया जाएगा कि आप अपना जो मेजॉरिटी है वो प्रूव कर दो और अपनी सरकार दोबारा बना लो। ठीक है, रिजाइन कर दे या फिर उनकी डेथ हो जाए तो, ये उस कंडीशन में। सेम ऐसा ही स्टेट में भी होता है। बट जनरल इलेक्शन कब होंगे, वो जनरल, वो तो आपकी कंडीशन अलग हो गई। फिर ये अगर ऐसा भी होता है कि कोई मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पा रहा तो फिर हो जाता है इलेक्शन। लेकिन जनरल इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिसको लोकसभा इलेक्शंस भी आप कह सकते हो, वो तभी होता है जब आपके 5 साल कंप्लीट हो गए हो। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ये वाला किस्सा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने आपको फिर बताया। ऐसी कंडीशन में कभी नहीं होता, किसी कारण से अगर सीट खाली होती है तो मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए वापस से कह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा है कि व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। अब देखो, इसका अगर आज इसको आप आज के सिनेरियो के हिसाब से देखो तो ये लेस देन 1% है। 2021-22 की बात कर रहा हूं। ओके, लेस देन 1%, 1% के आसपास थी 20-21 में। और ये क्योंकि क्वेश्चन 19 में पूछा गया है तो ये डी ऑप्शन वुड बी राइट, 1.9% के आसपास इसका सही आंसर 1.9% होगा। ग्रोथ रेट भारत की पॉपुलेशन के अंदर, ग्रोथ रेट नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, दैट वाज 1.9%। क्वेश्चन 8 कहता है कि हाउ मेनी, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, हाउ मेनी परसेंटेज रिजर्वेशन प्रोविजन हैज गुजरात गवर्नमेंट हैज मेड फॉर विमेन इन गवर्नमेंट जॉब। गुजरात के अंदर कितना परसेंट गवर्नमेंट जॉब के अंदर विमेन को रिजर्वेशन प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए 30%, बी 35, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 33। सो गुजरात गवर्नमेंट ने अपनी सरकारी जॉब्स में विमेन का जो परसेंटेज डिसाइड किया है कि दैट एटलीस्ट यू हैव टू गिव, 2019 में गुजरात में पूछा हुआ क्वेश्चन था, वो कहा गया था 1/3। 1/3 अप्रॉक्सीमेटली 33% होता है। तो इसका राइट आंसर भी आप क्या मानेंगे, ऑप्शन डी 33%। इफ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर। अगर किसी वोटर को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो किसके अंडर में कराएगा, कौन उसको रजिस्टर करेगा? क्या वो गवर्नर होगा, क्या वो वोटर्स होंगे खुद से ही, क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज होगी, या फिर इलेक्शन कमीशन होगा? एवरीबडी नोज कि ये जो काम होता है फंक्शंस में काउंट होता है इलेक्शन कमीशन के। मध्य प्रदेश के अंदर 2019 के एनटीएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। तो इलेक्शन कमीशन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग द न्यू वोटर्स। पहले रजिस्ट्रेशन 18 साल कंप्लीट होने के बाद होता था, अब 17 साल का भी अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो भी अपना रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन में करवा सकता है। 18 साल से 17 साल एज की गई है अभी हाल ही में। The responsibility for preparing the electoral roll in India lies with which of the following? ये पूछा गया है उड़ीसा 2019 का क्वेश्चन, कि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन लग रहे हैं ना, बिल्कुल ये सिंपल ही हैं सारे क्वेश्चंस। इलेक्शंस के अंदर क्या रहने वाला है, कौन किस तरह से पार्टिसिपेट करेगा, व्हाट प्लानिंग वुड बी, ये सारा काम कौन करता है? क्या ये पार्लियामेंट करती है, क्या इलेक्शन कमीशन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट करता है? ये काम भी इलेक्शन कमीशन का ही है, जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, सीईसी होगा एक व्यक्ति, और 2 होंगे इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर। तो अभी अमूमन 3 लोगों का ग्रुप होता है। जब ये स्टार्ट किया गया था तब तो एक ही व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है, हेड। अब ये 3 लोगों की टीम होती है जो कि इन सभी कामों को करती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। अभी लेटेस्ट जो हमारा जो दूसरा चैनल है CUET वाला कंपटीशन CUET, वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, उनको भी जाके ज़रूर देखिएगा। स्पेशली सोशल साइंस के जो वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर से पढ़िएगा, क्योंकि NTSC के फेज़ 2 में मतलब सेकंड स्टेज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बाहर से भी आ सकते हैं, वाइडर टॉपिक्स में भी। तो यहाँ तो हम पढ़ ही रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे आपके SST के टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ पर मैंने इस पॉइंट को पढ़ाया हुआ है। आप कभी भी जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात करते हो तो गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाती है, देखो खुद से भी इसका आंसर आ सकता है आपके पास कि गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जो कि रेवेन्यू मतलब एक तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे डिपेंडेंट है, वो कौन सी पॉलिसी होती है? क्या ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है? नहीं, ये फिस्कल पॉलिसी होती है। ठीक है, सो आंसर वुड बी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब कितना आना है, कितना जाना है, कितना आया पूरे साल में, कितना गया, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, उन सब चीजों को हम फिस्कल के नाम से जानते हैं। ये फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। ठीक है, प्राइस पॉलिसी भी नहीं है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी इसको नहीं कहा जाता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 12th, When was the minimum age of 18 year for franchise implemented in India? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन कि भारत के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर जो लोग थे अमूमन, उनका कौन सा एज, मतलब जो 18 साल का एज है, वो किया गया कौन से साल में? एक्चुअली इट वॉज अर्लियर 21 ईयर माना जाता था इसको। उसके बाद कौन से साल में इसको 18 साल जो अब तक चलता आ रहा है, कौन से साल में किया गया था, ये पूछा गया है प्रश्न। 1947, 1955, 1987, 1989 ये पूछा गया है। राजस्थान 2019 का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई जगह और भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के संविधान के 61st अमेंडमेंट के अंदर उस टाइम पर कांग्रेस गवर्नमेंट का लगभग प्रपोजल उन्हीं का था, उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। 1989 के अंदर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 61st अमेंडमेंट करके जो फ्रेंचाइज की जो एज है, मिनिमम एज है, उसको 21 से 18 कर दिया गया था। इट वाज द ईयर 1989। ठीक, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन विच ईयर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज पास्ड। भारत के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब पास किया गया? यूपी 2019 का प्रश्न, 2001, 2003, 2005, 2007। कई बार इसको पूछा गया है, कई बार ये प्रश्न हमने आपके साथ डिस्कस भी किया है, तो 2005 इसका सही आंसर होगा, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इक्विटेबल अलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, ये आंध्र प्रदेश 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इन सभी स्टेटमेंट को एक बार कंसिडर करो, फिर नीचे क्वेश्चन किया गया, उससे आप जज करने की कोशिश करना। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द टैक्स कंसेशन टू द बिग कॉर्पोरेट्स एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको भारत की ग्रोथ से रिलेट करता हुआ दिख रहा है? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बताता है कि इससे भारत की ग्रोथ होगी? पहला, कि जो रिसोर्सेज हैं उनको इक्वल कर दो, सब जगह बराबर बराबर, ज्यादा कहीं से भी एक्सट्रैक्ट मत करो, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करो, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े जो कंपनी हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनके अंदर टैक्स को छोड़ दो, उनसे टैक्स लेना बंद कर दो, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को एक कर दो, सभी के लिए एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और अगर आपने इन सब चीज़ों को देखा है तो आप तुरंत जवाब दे दोगे कि टैक्स छोड़ के मतलब क्या है, इन्हीं से तो टैक्स लेना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, खूब कमा रहे हैं, तो टैक्स भी इनसे लेना चाहिए हमें। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बेटा? राइट आंसर मतलब वो होगा जिसके अंदर थर्ड नहीं आ रहा, ये वाला पॉइंट गलत है, इसके अलावा सारे सही हैं। तो इसमें थर्ड आ रहा है, इसमें थर्ड नहीं आ रहा, इसमें थर्ड आ रहा है, इसमें भी थर्ड आ रहा है, बी वुड बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली रिलेटेड टू अंत्योदय अन्न योजना? ये भी हमने पढ़ा है, डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी देखा था हमने, क्लास 10th वालों।
देखो 2017 आंध्र प्रदेश में पूछा हुआ क्वेश्चन कि अंत्योदय योजना से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिलेट नहीं करता। पहला, अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च की गई थी दिसंबर 2000 के अंदर, बिल्कुल सत्य है। 2 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज को कवर किया गया था इस योजना में, यह भी बात सही है। वीट की सप्लाई की गई थी 6 रुपए पर और राइस की सप्लाई की गई थी 7 रुपए पर, यह बात बिल्कुल गलत है क्योंकि ये 2 रुपए थी और ये 3 रुपए थी। इसके हिसाब से ये वाला नहीं, ये वाला तो ठीक जाएगा क्योंकि ये गलत हो गया इसमें से, ये वाला गलत है। वीट की सप्लाई 6 और राइस की सप्लाई 7 रुपए पर थी, बिल्कुल सही बात है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से आप गलत को चुने जो कि अन्नपूर्णा स्कीम से रिलेटेड है आंध्र प्रदेश 2017 में। मैंने पहले भी जब आपको ये चैप्टर्स में पढ़ा रहा था, भारत के अंदर जो डेवलपमेंट वाले चैप्टर्स हम देख रहे थे उनमें इस तरह की स्कीम्स पूछी गई थी। ये बात तय है, इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो या तो ईयर पूछ लेगा या उनसे रिलेटेड उस स्कीम में क्या क्या होता है वो पूछ लेगा। क्वेश्चन कहता है कि इनमें से एक स्कीम, मतलब एक सेंटेंस गलत है। कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2000 में हुआ था क्या? स्कीम के अंदर सीनियर सिटीजन को स्कीम मेंट फॉर द इंडिजेनेंट सीनियर सिटीजन्स, ओके, 10 kg ऑफ फूड ग्रेन्स आर सप्लाइड फ्रीली अंडर दिस स्कीम, नन ऑफ द अबव। इनमें सभी लोगों, ये वाले ऊपर तीनों ही पॉइंट सही हैं, ठीक है, कि 2000 में इंट्रोड्यूस हुई थी इस स्कीम के अंदर, इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए भी था बिल्कुल, 10 kg फूड ग्रेन्स सप्लाई किया जाता फ्रीली इस स्कीम में, ये भी ठीक है। तो नन ऑफ द अबाउ वुड बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन, डी। ये सारी चीजें सही है, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन भारत में सेटअप कब किया गया था? प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन द ईयर, ओके, 1950, दैट वॉज 15th मार्च 1950। 51 के अंदर तो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च कर दिया था, सो उसके पहले ही होगा ऑफ कोर्स, तो ये 1950 होगा राइट आंसर, ठीक है। बिहार 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैनेजमेंट बाय द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, किस चीज का मैनेजमेंट 2017 में पूछा गया? छत्तीसगढ़ के अंदर ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऊपर भी पूछा गया था। कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि किस तरह की इकोनॉमी को हम एंजॉय करते हैं प्लानिंग कमीशन के अंदर। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, मिक्स इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट होती है, मार्क्सिस्ट होती है, तो ये होती है आपकी मिक्स इकोनॉमी, तो बी ऑप्शन वुड बी राइट। इन विच 5 ईयर प्लान Mahalanobis मॉडल was adopted? इनमें से कौन से 5 ईयर प्लान में करेक्ट महालनोबिस मॉडल को अडॉप्ट किया गया? इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये कहते हैं कि आपके देश के अंदर अगर डेवलपमेंट करना है तो जरूरी होगा कि आपके रिसोर्सेज को थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करके देखो, जरूरी है उसको इंडस्ट्रीज के अंदर इंगेज करो, आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये सारी चीजें ये कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे यहाँ पे जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसके अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस किया गया था, तो दैट राइट वुड बी द सेकंड 5 ईयर प्लान। तो 2017 में पूछा गया था। याद रखना, अगर आपको एनटीएससी क्रैक करना है तो दिल्ली वाले सारे क्वेश्चंस निकाल के लेके जाइएगा, दिल्ली में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द सेकंड ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। इनमें से कौन सा टाइम पीरियड गवर्नमेंट के बजट का टाइम पीरियड होता है? ओके, इसने कहा कि इनमें से कौन सा टाइम पीरियड गवर्नमेंट का बजट का टाइम पीरियड होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अल्टीमेटली ये आपसे पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बताओ, तो फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है आपसे। 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं, 1 मार्च से 30 अप्रैल, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये सही है, ठीक है, ये सही है। 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है।
1 अप्रैल से आपका नया एक तरीके से ईयर शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर, और ख़त्म होता है वो 31 मार्च को। यही रीज़न है कि गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडीज़ हैं, जितने भी और डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी का जो काम होता है लगभग 31 मार्च तक उनको ख़त्म करना होता है और नए सिरे से अपना नया सेशन शुरू करना होता है। आपके स्कूल्स में भी तो यही होता होगा। आफ्टर विच 5-year प्लान देयर वॉज 3 एनुअल प्लान्स। बहुत अच्छी बात, ये वाला भी बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला 5-year प्लान, दूसरा 5-year प्लान, तीसरा 5-year प्लान फेल हो गया, और इसके अंदर 5 साल तक किया जाता था काम, उसके बाद रिव्यू किया जाता था, पता चलता था फेल हो गया। ऐसे में पहला, दूसरा, तीसरा 3 5-year प्लान निकले। उसके बाद में कहा गया कि 3 एनुअल प्लान बनेंगे। 3 एनुअल प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्रीकल्चर का प्लान था, उसके बाद में फिर आपका प्लान आया इंडस्ट्री से रिलेटेड, फिर प्लान आया आपका मिक्स दोनों, और वो फेल हो गए। फिर थर्ड 5-year प्लान के बाद में इस स्ट्रैटेजी को चेंज किया गया। ये कहा गया कि अब 3 एनुअल प्लान्स होंगे, उसी पर हम फोकस करेंगे। थर्ड 5-year प्लान एंड फोर्थ 5-year प्लान के बीच में क्योंकि हम तीनों प्लान्स अचीव नहीं कर पाए थे, तो एक लंबा टाइम गैप आया, लगभग 3-4 साल का। 1966 से लेकर 69 के बीच का जो टाइम था, हालांकि इसमें तो खत्म हुआ था थर्ड 5-year प्लान, इसके बीच का जो टाइम था उसको हॉलीडे पीरियड कहा जाता है, जिसमें कोई भी प्लान एप्लीकेबल नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने उसमें काफ़ी चीज़ों को सोचा, बदलाव किए, और फिर यहाँ पर एक बड़ा बदलाव आया कि अब से 3 एनुअल प्लान्स लाए जाएंगे और उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। ठीक है, सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? थर्ड 5-year प्लान। एक 5-year प्लान पर भी बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे अपन, ठीक है, कंपटीशन CUET पर, कंपटीशन CUET, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हेड होता है प्लानिंग कमीशन का? ये तमिलनाडु 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब तो शायद आपको रट गया होगा बुरी तरीके से, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर। तो राइट आंसर होगा बेटा इसका प्राइम मिनिस्टर, ऑफ कोर्स तुम जानते हो। सो ये क्वेश्चंस थे जो एनटीएससी में आपसे पूछे गए थे रिलेटेड प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग। और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, बट अभी ऐसा हाल फिलहाल कुछ हुआ नहीं। तो लगभग आज की इस वीडियो के लिए तो बहुत है हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और टॉपिक के साथ। हो सकता है संकल्प सीरीज़ का ही हम कोई एक और टॉपिक देख लें, ठीक है, या फिर कुछ और पढ़ लें, कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।